हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है, जो आपकी मैराथन चल रही है यूपी HESC की, तो उसका आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो 4 सेट है। इससे पहले 3 सेट आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और हर सेट में आपके लिए जो है 25 क्वेश्चंस चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस सेट जो मैराथन आपकी चल रही है सभी को पसंद आ रही होंगी और सारे क्वेश्चंस भी सभी को पसंद आ रहे होंगे। जो क्लियर हम करते हैं, जो आपको एक्सप्लेन करते हैं, जो विस्तार से आपको आंसर बताए जाते हैं। जैसे प्रश्न का सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताया जाता, उसको विस्तार से भी आपको समझाया जाता है। और मुझे लगता है कि इनमें बहुत से प्रश्न ऐसे भी निकल कर आ रहे होंगे जिनकी तैयारी अभी तक आपने नहीं की है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर। और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न तो बहुत आसान है, मुझे लगता है ये सभी को पता होगा और अभी तक आपने ये पढ़ भी लिया होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस है, कब है बताइए, कब पड़ता है? तो ये तो आपको पता ही कि 5 जून को पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको तीनों का भी पता चलेगा कि ये में क्या मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा है, आपको एक के साथ 3 यहाँ पर फ्री मिल रहे हैं। तो चलिए देखिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस और 5 जून को तो आपको पता ही है। क्लियर हो गया ये प्रश्न आपका। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नगरीय केंद्रों में से कौन कोरामंडल तट पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है? कौन नगरीय केंद्रों में से कौन कोरामंडल तट पर स्थित है? तो यहाँ पर ये 4 नगर हैं, चारों में से बताना है कौन कोरामंडल तट पर स्थित है। बताइए दोस्तों, तो आपका इसका उत्तर बताना है आपको। तो लगाइए फटाफट। आपने चौथे का आंसर क्या होगा? तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा इसमें, देख लीजिए यहाँ पर डिटेल ए, नागापट्टिनम। ठीक है, नागापट्टिनम जो है पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र कोरामंडल तट कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। इसी कोरामंडल तट पर लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नागापट्टिनम नगर कोरामंडल तट पर अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? बताइए दोस्तों, जो चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, तो आपको पता चल रहा है उत्तर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित यानी कि स्थित है? तो आपको पता चल गया है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, वह छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्या है इसके बारे में। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब आपको सिर्फ इतना ही पता चला आंसर में कि चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये आगे ये नहीं पता कि नदी कौन सी नदी पर स्थित है। तो यह इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर इसकी जानकारी आप नोट डाउन करके रखें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ काटती हैं? कीनिया में, अटलांटिक महासागर में, चिली में या प्रशांत महासागर में? तो बताइए दोस्तों, ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? दोनों के बारे में बताना है कि कहाँ काटती हैं। तो 6 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर इसकी डिटेल देखते हैं। ग्रीनविच याम्योत्तर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को और भी क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ग्रीनविच याम्योत्तर को प्रधान मध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी को 2 पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। ये भी आपके लिए कहाँ आपको पता तो चल ही जाता होगा ना कि प्रश्न आपके जो यूनिट हैं उसमें से कौन से पार्ट से है ये। तो आपका जो उसमें सामान्य भूगोल है, सामान्य इतिहास है, ये सब आप यूनिट को अपनी याद करके रखें बिल्कुल कि आपकी कौन सी यूनिट में
कौन कौन से पार्ट हैं, या फिर यूनिट याद नहीं तो आप अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके आने हैं उनको ज़रूर याद करके रखें कि हमारा इस विषय में से ये प्रश्न आने हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये जनजातियाँ हैं, इधर क्षेत्र है, तो ये जनजाति कौन से क्षेत्र में रहती है इनके बारे में आपको बताना है। तो देख लीजिए ABCD 4 ऑप्शन, इधर 4 ये जगह के नाम हैं। तो पहले हम कूट देख लेते हैं इसका। तो इसका कूट आपका बैठेगा यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर इसको मैच करना है, हमें मैच करिए जल्दी से। आप लोगों ने लगा लिया इसका आंसर, यहाँ पर ये देख लीजिए इसके कूट हैं, फटाफट लगाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो लगाया आपने आंसर, तो हमारी तरफ से आपके लिए आंसर है इसमें C, 3 4 1 2। तो आपका सही जा रहा है, देख लीजिए 3 4 1 2 आपका सही गया है क्या। तो आपको A में मिलाना है 3, B में मिलाना है 4, यहाँ पर इसको देख लीजिए, और C में 1 और D में आपको दूसरा मैच करना है। इसको टिक कर देती हूँ, इसको आप मैच कर लेना आराम से, 3 4 1 2, ठीक है, इसको मैच कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। चुआर में क्या है, मिदनापुर। चुआर जो जाति है जनजाति वो मिदनापुर में, कोले छोटा नागपुर में, रमोसी पश्चिमी घाट में और बघेरा ओखा में। तो ये जनजाति यहाँ पर रहती हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में रहती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, बताइए कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो 9 का आपको उत्तर क्या हो जाएगा, A 8 अगस्त 1942। और कहाँ से शुरू हुआ था, बम्बई में, जो कि आज क्या है, मुंबई। यहाँ पर देख लीजिए 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट्स आपको पता चला। बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश इस प्रकार है, देख लीजिए कितनी अच्छी आपको जानकारी दी गई है, यहाँ पर पूरी अच्छे से डिटेल है इसकी। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव दे, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। ये वाला भी प्रश्न आपका बनता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये नारे मैंने आपको कराए भी हैं, जो संविधान वाली आपकी जो वीडियो वहाँ जाकर देखिए, मैंने सबके नारे आपको कराए हैं जो आज़ादी से। हाँ, वो वीडियो का नाम है आपका राष्ट्रीय आंदोलन है शायद, उस वीडियो का नाम, हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन। तो वहाँ पर जाके देखिए, मैंने सारे नारे कराए हैं आपको, तो ये जानकारी मिली आपको। चलिए आगे चलते हैं। पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो यहाँ पर बताना है ये पीताम्बरी किसकी प्रजाति है। तो सभी पीले हैं, पर पीली सरसों, सूरजमुखी पीला, अलसी भी, मूंगफली, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि पीताम्बरी किसकी प्रजाति है। तो बताइए दोस्तों, पीताम्बरी किसकी प्रजाति है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा तथा बिहार में उगाई जाती है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। यहाँ आपको उत्तर भी नज़र आ रहा है, कितने, 50 सदस्य के। लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है तो उसमें आपको कितने सदस्यों की सहमति की ज़रूरत होती है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, यानी कि 75 के अंतर्गत, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है या होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा भी सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है या फिर जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये आपके पॉइंट है 316201, मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है।
बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद कहीं आपने नहीं पढ़ा हो तो नोट डाउन जरूर करें। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, मंगल और बृहस्पति। किन दो ग्रहों के बीच में मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो यह क्षुद्र ग्रह जो है यहाँ पर स्थित है। इसकी हम जानकारी दे देते हैं आपको, देख लीजिए। क्षुद्र ग्रह मलाला मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है। इसकी खोज नासा के खगोलविद डॉक्टर एमी मैनेजर द्वारा की गई तथा इसका नामकरण पाकिस्तानी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के नाम पर किया गया है। सभी इनसे वाकिफ़ होंगे, मलाला यूसुफजई से, और इनके जो देखा भी होगा, इनको जब नोबेल पुरस्कार मिला है तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से मिली और ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है या किया जा चुका है? तो 21 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, झांसी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश में इसमें से कौन सी नहर है, बताना है इसके बारे में, बताइए जल्दी से। तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़ नगर में अवस्थित नहीं है, सॉरी नहीं है। तो धसान नहर है, माता टीला नहर है और बेतवा नहर है। ये तीनों नहर जो है उत्तर प्रदेश में है, परंतु हनुमानगढ़ नगर नहर होगा ये नगर लिख रखा है यहाँ पर, नहर है ये। ठीक है, नहर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसकी जानकारी आपको बता देते हैं। हनुमानगढ़ नहर जो है उत्तर प्रदेश में न अवस्थित होकर राजस्थान में अवस्थित है, जबकि धसान नहर, माता टीला नहर तथा बतवा नहर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। किस वर्ष से भारत, अब देखिए यहाँ वर्ष भी गलत लिखा है ये, से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी व पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है ये मोस्टली जो स्टूडेंट हैं सभी को आता ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न तो कंपटीशन वालों का जो है, जो आप कंपटीशन देते रहते हैं, वहाँ का ये फेवरेट प्रश्न भी है, फेवरेट क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। और ये इसकी डिटेल है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, ये भी चीज़ आप पढ़ना इसको। ठीक है, और ये किसने कहा है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगी? अब ये बता दिए, ये अभी अभी आप बिल्कुल क्वेश्चन में पढ़कर आ रहे हो, तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो लगाइए जल्दी से अपना उत्तर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा, कौन होगा इसके प्रति उत्तरदायी? किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद? किसके प्रति? राष्ट्रपति जी के, उपराष्ट्रपति जी के, उच्चतम न्यायालय के, या फिर लोकसभा के प्रति? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह लोकसभा के प्रति जो है क्या होती है, उत्तरदायी होती है या फिर होगी। क्यों होगी? अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ध्यान रहे कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तो समझ में आ गया ना क्यों होगी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। जब भारत की न्याय की पद्धति में लोकहितवाद PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आता है, लगाइए इसका उत्तर क्या होगा। M हिदायतुल्ला, AS आनंद, PN भगवती या AM अहमदी? जल्दी से लगाइए उत्तर क्या होगा। अगर सही जा रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, अगर आपका उत्तर सही जा रहा है तो सही है, अगर नहीं जा रहा है तो बता देते हैं PN भगवती। न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती थे। कब? जब भारत के न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आराम से आप पढ़िए, काफ़ी लंबी इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़िए और इसको ध्यान से, इसमें से कुछ क्वेश्चंस अपने आप से भी निकाल लीजिए। इसमें से भी आपके, मैंने जब डिटेल देती हूँ तो यहाँ से भी आपके MCQ बनते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा है? कितना अच्छा प्रश्न है ना। बताइए कौन, किसने कहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैन ऑफ एक्शन? तो जल्दी बताइए। व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, एंजेला मर्केल या डेविड कैमरॉन? तो लगा लिया आपने सबने। अगर नहीं लगाया है, अगर सही नहीं जा रहा है, तो आपको बता दें कि जो बराक ओबामा हैं उन्होंने उनको मैन ऑफ एक्शन कहा है।
वो काफ़ी इम्प्रेस थे। वैसे तो इनसे सभी इम्प्रेस हैं, लेकिन ये ज़्यादा थे। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलनों का रूप लिया? अब यहाँ पर उत्तर आपको दिखाई दे रहा है 1885। राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उसमें जन संगठित आंदोलन का रूप लिया, है ना। तो इसमें देख लीजिए क्या है डिटेल इसकी। 1885 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संगठित रूप से जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आगे भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता के लिए इसने बड़ा नेतृत्व किया या बड़ा नेतृत्व प्रदान किया, बहुत ज़्यादा हेल्प की, सहायता की। आगे देख लीजिए, फिर आ गया आपके पंचायती राज। ये प्रश्न तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर सेट में ये आपको मिल रहा है और ये आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। पंचायती राज प्रणाली है, बताइए कहाँ से संबंधित है? तो पता तो है ही आपको, स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय शासन से नहीं, स्थानीय प्रशासन से नहीं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से नहीं, बल्कि स्थानीय स्वशासन से है। अब इसकी डिटेल यहाँ आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग किया जाता है? देख लीजिए डी, एंड्रॉयड, ठीक है। कौन सा सिस्टम प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड को। अब इसके डिटेल पढ़ लेते हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में अधिकतर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स मोबाइल प्रचलन तंत्र है जो लाइनक्स पर आधारित है। एंड्रॉयड का विकास मुख्य रूप से स्पर्श पटल टच स्क्रीन मोबाइल के लिए किया जाता है, जिसे प्राय स्मार्टफोन भी कहा जाता है। इससे तो सभी, इस जानकारी से तो सभी वाकिफ़ हैं, सभी को इसके बारे में पता है। चलिए आगे चलते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर जब हम वेबसाइट सर्च करते हैं तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम उसको खोजते हैं? तो बताइए इसका उत्तर। तो 12वें का आपने उत्तर लगा लिया होगा, सभी का सही जा रहा होगा। तो इसका है सर्च इंजन के द्वारा। अब आपको पता है कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल है, पढ़ लेते हैं इसको, जो आपके काम आएगी। और ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं ये ज़रूरी नहीं है आपके यूपीएससी में ही काम आए। ये आप नेट का एग्ज़ाम देंगे, आप किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम देते हैं, या यूपीएससी एसएसबी का देंगे तो वहाँ भी आपके, आप चाहे लेखपाल का दे रहे हैं, पटवारी का, सभी के कितने भी कंपटीशन आपके होंगे सब जगह ये क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे ही जाते हैं। चलिए इसकी डिटेल देख लीजिए। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट आजकल के टाइम में जो आपका ये इंटरनेट से संबंधित प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, ये तो आप ज़रूर पढ़ें, इनको डेली अपडेट रखें, क्योंकि आपके यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम में। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे सर्च इंजन कहते हैं, सभी को पता है। दूसरे शब्दों में सर्च इंजन का एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। सभी डेली कुछ ना कुछ सर्च करते ही हैं, हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, सभी को पता है कि जब हम सर्च करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर वो चीज़ आ जाती है, फ़ोन की स्क्रीन पर, ठीक है। निम्नलिखित सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध है, कौन कौन से? याहू है, अल्टा विस्ता है, लाइकोस है, हॉटवॉट है, गूगल। लेकिन ज़्यादातर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम गूगल का, है ना। गूगल से पूछो, सब बताएगा। किसी नेटवर्क में WLL होता है, तो इसमें वायरलेस इन लोकल लूप होता है। किसी नेटवर्क में WLL, आपने जो है मैन पढ़े हैं, वैन पढ़ा है, लैन पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, शायद नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए इसकी डिटेल यहाँ पर। किसी नेटवर्क में प्रयोग होने वाले WLL का रूप वायरलेस एवं इन लोकल लूप होता है। ये है ऐसा बेतार यानी कि वायरलेस का संचार लिंक है जिसमें यूजर नेटवर्क से रेडियो आवृत्तियों के जरिए जुड़ता है। इसे फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। यह सिडमा तकनीक पर आधारित है, CDMA तकनीक पर आधारित है। चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर का किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़रूर नोट डाउन करें। और ये प्रश्न आपके लिए शायद नया हो WLL वाला, तो इसको भी ज़रूर नोट डाउन करें।
तो कहाँ यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रथम पीढ़ी में हुआ था। अब यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से ओजोन क्षरण को नियंत्रण से संबंधित है? अब देखिए आपका पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बन चुका है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। जल्दी से लगा लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल या फिर रियो सम्मेलन। बताइए किसका मुख्य रूप से इसका नियंत्रण से संबंधित है? तो सातवें का आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तीनों ही चारों चीज़ें आपके नेट के एग्ज़ाम से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ तो इसका पूरा ही कहना चाहिए, पूरी ही डिटेल है। यहाँ पर इतना नहीं है, आप इसको थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी डिटेल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर वर्ष 1985 में वियना समझौता और 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 43 देशों के प्रतिनिधित्व द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के पश्चात वर्ष 1992 में शामिल हुआ। बहुत अच्छी जानकारी है, अगर नेट की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए भी, और जो आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व रूप में घोषित किए गए हैं? यहाँ पर ये 4 हैं, चारों में से कौन कौन से घोषित किए गए हैं किसके लिए? टाइगर रिजर्व के रूप में। चलिए इसका कोड देखते हैं। दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका उत्तर कौन सा सही लग रहा है? जल्दी से लगा लीजिए इसका उत्तर आपका कौन सा सही जा रहा है, फिर हम बताते हैं आपको। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें आपका जो उत्तर जाएगा वह जाएगा डी। ठीक है, इसको लगा लीजिए। 1 2 3 4, ये बिल्कुल आपका सही है, सारे के सारे हैं ये। लेकिन आपको थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। भारत में जो टाइगर रिजर्व रूप में घोषित किए गए हैं ये चारों ही हैं। तो असम में जो है आपका रणथंबोर जो है, इसमें असम में काजीरंगा है, और आपका मानस है, जो मानस है वह असम में है, इसको लिख लीजिए आप। और जो आपका रणथंबोर है उसके बारे में आपको बताते हैं हम। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया, जो मानस है वह असम में है, नोट कर लीजिए इसको। और जो आपका रणथंबोर है वो राजस्थान में है, नोट कर लीजिए। इंद्रावती है वो छत्तीसगढ़ी में है, छत्तीसगढ़ में है, हमें भाषा याद आ रही है, छत्तीसगढ़ में है। और सह्याद्री जो है आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। और भी हैं यहाँ पर, तो अगर मैं बताऊँगी तो आप जो है कहेंगे मैडम तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो खींच रही हैं। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं कि असम में है, और आपका ये जो है रणथंबोर राजस्थान में है, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़, और सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में। नोट डाउन कर लिए अगर आपको नहीं पता है। और जो आपका ये था डी था 1 2 3 4, ये चारों ही टाइगर रिजर्व रूप में घोषित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर। जो दोस्त सभी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुँचे। और जरिया कौन बनते हैं? आप और हम, और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।